टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स एक्सिस, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स एक्सिस। हमें एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा। नोट नंबर फर्स्ट, पहला कि साइज ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट is too small, करंट कैरिंग एलिमेंट का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। सो इट एक्ट एज स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट कह रहा भैया करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत छोटा होता है, चाहे वो कहीं से भी काटा जाए वो हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट ही रहेगा। चाहे आप इससे काट लो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन से करंट कैरिंग एलिमेंट काट लो, वो कैसे दिखेगा? स्ट्रेट ही दिखने वाला है, ठीक है। यानी करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है? स्ट्रेट होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेट की तरह। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज सर्कुलर इन नेचर। कह रहा है ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कुलर नेचर की होगी। ये मैग्नेटिक लूप है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लूप है, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस सर्कुलर शेप की होगी, ऐसा, ठीक है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इस पूरी डेरिवेशन को करने से पहले, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर मैग्नेटिक लूप लिख दो। लूप कैन बी गिवन बाय अ टेंजेंट। कह रहा भैया जैसे सर्कुलर लूप है ना, अगर आप चाहते हो कि भैया इस पॉइंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट खींच दोगे। किसी भी पॉइंट पर, एक मैग्नेटिक लूप के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, तो आप उस पॉइंट पे क्या करोगे? टेंजेंट खींच दोगे। और आपको बता दूं, ये इस लूप की क्या है भैया? रेडियस है। ये इस लूप की क्या है? रेडियस है। और ये क्या है? इस पॉइंट की टेंजेंट है। और आपको बता दूं ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है, इस डेरिवेशन को समझने में। ये एक्स्ट्रा है। देखिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा साइड डायग्राम भी बना रहा हूं। ये रिंग है। रिंग का जो एलिमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, आपको याद है, मैंने दिखाया होता है। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रेट वायर जैसा। कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रेट वायर पर ये मार्कर कैसा है? कैसा एंगल? देखिए करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये। और ये मेरा जो है ये एक मान लीजिए मार्कर। तो मार्कर और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में एंगल कितना है? अभी कितना है? अभी भी 90 ही है। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ऐसे बना रहा हूं, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, लिया। और अगर मैं आर को ऐसे रख दूं, अभी यार आपको क्या पता कि हो सकता है बाहर आ रहा हूं, इधर की तरफ थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ बाहर की तरफ आ रहा हूं। इसलिए इस चैप्टर की ऑफलाइन क्लास जितनी
ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा बेटर रहेगी। अब इसमें कई चीजें आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये आर है, तो उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। इस आर को मैं किसी भी एंगल पे रखूं, मतलब इसको चाहे बोर्ड से थोड़ा सा ऐसा उठा दूं या बोर्ड के अंदर थोड़ा सा इधर कर दूं, ठीक है, तो एंगल ये क्या होगा 90 रहेगा। मुझे यही वाला एंगल देखना है, समझ रहे हो ना। ये वाली जो आर्म है ना, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले लो या इसको अंदर की तरफ कर दो, फिर भी एंगल क्या होगा, ये वाला 90 ही रहेगा। मुझे ये वाला एंगल, इसके साथ जैसे कुंडी होती है, कुंडी देखते हैं जो ऐसे, जिस एक तो हैंड वो होता है जो बंद होता है ऐसे करके, और एक ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आर है और ये जो है ना वो समझ लो करंट कैरिंग एलिमेंट है जो आगे बढ़ता है कुंडी के अंदर। तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, चाहे इसको आप इसको ऊपर नीचे करते हो ना तो खोलने के लिए इसको, तो ये एंगल तो हमेशा 90 रहता है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है, अभी कंडीशन में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपकी रिंग है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। आपकी रिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है, ऐसे, मतलब इसका प्लेन जो है वो आपकी तरफ नहीं है, वो आपकी तरफ, आपके मुंह की तरफ नहीं है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मतलब कि अब देखो ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आएगा, है ना। ये जो ऐसा आपका हाथ हाथ तो आपका ऐसा होता है ना, आपका हाथ ऐसे होता है, तो ये एक्चुअल में क्या ऐसे में है, आपको दिखाई ना देता कि प्लेन के उसमें है, ठीक है। तो ये आपकी रिंग होगी, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग रिंग है, तो ये क्या होगा, तो ये जहां से पास करेगी ये क्या होगा, इस ये जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग एलिमेंट बन जाएगा। और करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, आइडियल होती है, क्या होती है आइडियल। नीचे भी क्या होगी, आइडियल ही होगी, आइडियल, है ना। अब एक चीज देखिए भैया, आपको इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स एक्सिस, यहां निकालनी है, इस लाइन पर कहीं पर भी निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहीं पर भी निकालने तो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, एक्सिस पर निकाल दो। ये सेंटर है रिंग का ओ, ये क्या रिंग की रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। और ये दूरी है रिंग के सेंटर से उस पॉइंट के बीच की जहां पर आपको क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे एलिमेंट होगा, वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाएगा। मैंने बताया था ना जो एलिमेंट होता है कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सर्कुलर शेप की, ये बना रखी है मैंने। तो ये ऐसे ही, ये सर्कल, ये जो एलिमेंट होगा वो इन सर्कल के क्या होगा, सेंटर पे होगा, क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लूप बन रही है उनका सेंटर क्या होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक लूप ऐसे ऐसे आती हुई, ऐसी एक लूप यहां से पास कर गई, जो लूप यहां से पास करके गई है उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। मैं उसी वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, इस पॉइंट के, जो लूप पास हुई है इस पॉइंट से, उस लूप के उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अच्छा क्या बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, उस लूप की रेडियस होगी, ये क्या होगी, उस लूप की रेडियस होगी। ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये क्या है, और ये उस लूप की रेडियस है, ये लूप है। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देनी होती किसी लूप पे तो आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो, क्या करते हो। और आपको पता है ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है, वो लिखवा रखा मैंने वहां पे। तो हमने क्या किया, हम ये लूप तो नहीं बना रहे, मैं सीधा कह रहा हूं कि भैया जो लूप यहां से पास हुई है उसकी ये क्या है, रेडियस है। और आपको बता दो ये जो लूप की रेडियस है वही क्या एक्चुअल में करंट कैरिंग एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच की दूरी भी है, तो इसलिए मैंने स्मॉल आर लिखा है। स्मॉल आर किसके बीच की दूरी थी, करंट कैरिंग एलिमेंट और उस पॉइंट की दूरी जिसपे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और ये क्या है, यही क्या रेडियस है उस लूप की जो इस पॉइंट से क्या हुई है, पास हुई है। किसकी वजह से लूप बनी है, तो इस एलिमेंट की वजह से बनी है, समझ गया। हमने क्या किया, यहां पर एक टेंजेंट खींच दी, ये टेंजेंट है किसके ऊपर, उस लूप के ऊपर जिसकी ये क्या है रेडियस है, और ये क्या उसके ऊपर
टेंजेंट है। आपको पता है लूप और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है? तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। और इस आपको पता है एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या है? आइडियल है। तो आपको बता दूं भैया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? डीपी होगी। क्या होगी? और इस डीपी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर। अच्छा, ये थीटा कौन सा एंगल था? ये वाला थीटा, ये इस आर और यहां पर जो एलिमेंट है उसके बीच का एंगल था। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो कुछ इस शेप का होगा, आपको पता है। और ये देखो ऐसे, मतलब ये प्लेन, ये एक्चुअल में आपको ऐसा ऐसी बना रखी रिंग ना, तो इसका मतलब ये रिंग जो है ना वो आपकी तरफ नहीं है, इसका प्लेन मुंह वो आपके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे है। मतलब कैसे बताऊं? कड़े से नॉर्मली ऐसे ये है। कड़ा किसी के पास है जिसका कड़ा निकल रहा है? मेरा नहीं निकलता, इधर फेंकियो, दे दे। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है। ये रिंग मतलब जो ये कड़ा है ना, ये इस तरीके से नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है। ये क्या है? छोटा सा एक एलिमेंट है। ठीक है। ये एलिमेंट किस शेप का होगा? स्ट्रेट शेप का होगा, स्ट्रेट होगा। और ये क्या है? उस पॉइंट की दूरी है, ये आर है। तो एलिमेंट तो ऐसे है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है। ये एलिमेंट अब मैग्नीफाइड कर दिया मैंने, ये एलिमेंट है और ये वो आर है जो गया है, ये एलिमेंट ये रहा। और ये आर कहां गया? इस पॉइंट की तरफ गया है। तो इसके बीच में एंगल कितना है? ये आर है, ये एलिमेंट है, तो एंगल कितना है? देखिए एक्चुअल में एलिमेंट यहां पे होगा छोटा सा, और ये आर उसके ऊपर गया होगा ऐसे। तो एलिमेंट और ये जो एलिमेंट है यहां का और ये जो आर खींचे हमने, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ये एंगल वही होता है। ये किसके बीच का एंगल है? एंगल इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके बीच का एंगल है? करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का एंगल। तो आपको बता दूं यहां पर जो आर है, इस पॉइंट के लिए जो आर है, यहां का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है? आइडियल। और आपको बता दूं ये आर है। ठीक है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर इसलिए लिया क्योंकि आपको बता दूं कि स्मॉल आर वो डिस्टेंस होता है जो कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, उस पॉइंट पर और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच की दूरी को बताता है। अच्छा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? ये क्या ए और ये क्या कैपिटल आर, तो क्या होगा ये स्मॉल आर की वैल्यू? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और आपको इस पॉइंट के बारे में बताओ तो इस पॉइंट का करंट कैरिंग एलिमेंट और ये आर के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का। यानी थीटा क्या होगा आपका? 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो यहां पर रखोगे 90, तो ये क्या आएगा? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बाद में रखेंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। बिल्कुल सेम नीचे भी ऐसे हुआ है। यहां पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, और ये क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट से उस पॉइंट के बीच की दूरी। और यही क्या है? उस लूप की रेडियस जो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से बनी है। ये क्या है भैया? करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल, आइडियल। ठीक है, आइडियल। और ये क्या है भैया? आर है। और ये उस पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पर इस लूप की क्या है? इस करंट कैरिंग की एक लूप यहां से पास हुई है। याद है नहीं याद है? अभी बताते चुके हैं। तो यहां पे पास हुई है। यार ये ऐसे बोर्ड में समझाने में नहीं मजा आता। अगर मेरे को आपको समझाना होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को ही बताना। ये पता नहीं गधे क्यों ऑनलाइन देते हैं। ये क्या? वो आइडियल हो गया। ठीक है, ये आर हो गया। आपको बता दूं आर क्या? आइडियल के, आइडियल के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? उस लूप की रेडियस जो यहां से पास हुई है। और उस लूप के इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और वो रही टेंजेंट, ये रही। ये उस लूप की रेडियस है, ये उस लूप के ऊपर टेंजेंट है। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? डीबी। उसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। वो इशारा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन यहां पे खींच देता हूं मैं। एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी। ठीक है।
अच्छा ये एंगल कितना है भैया? अच्छा इस एंगल को हम नाम देते हैं, ये फाई है, ये एंगल भी क्या है, फाई है। अच्छा ये पूरा एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो ये एंगल कितना होगा? अच्छा ये 90 माइनस फाइव हो गया है ना। अच्छा ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। अगर ये क्या है तो ये क्या होगा? देखिए अगर एक एंगल फाइव है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस फाइव। और एक 90 माइनस फाइव है तो दूसरा क्या होगा, फाइव होगा। तो भैया ध्यान रखना, ये फाइव तो ये क्या होगा, 90 माइनस फाइव, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम नीचे वाला भी क्या होगा, फाइव होगा इस वजह से। अच्छा इस डीबी को रिजोल्व करते हो, देखा होगा डीबी कॉस फाइव, इधर क्या आएगा, इसको डीबी को यहां पर रिजोल्व करते हो डीबी साइन फाइव, डीबी को इधर रिजोल्व करते हो डीबी कॉस फाइव, और डीबी को इधर रिजोल्व करते हो डीबी साइन फाइव। हम देख रहे हैं कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का डीबी कॉस फाइव एक दूसरे क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। लेकिन इस एलिमेंट का डीबी साइन फाइव, इस एलिमेंट का डीबी साइन फाइव एक डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। ऐसी पूरी रिंग के डीबी कॉस फाइव एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इस पूरी रिंग के डीबी को साइन फाइव एक दूसरे से क्या करेंगे, ऐड होकर के पी पॉइंट की कुल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होंगे। डायग्राम बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बची केवल। कुछ और दूंगे, अब देखो तो हेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस फाइव, सारे डीबी कॉस फाइव के रिंग के सारे डीबी कॉस फाइव को जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। सारे डीबी कॉस फाइव रिंग के सारे डीबी कॉस फाइव को जोड़ोगे तो सबका सम क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। बट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डीबी साइन फाइव पूरी रिंग के, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्या आएगा, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। अब देखिए भैया इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो देन डीबी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कोस में, डीबी की वैल्यू क्या रखिए बेटा, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन रिंग। अच्छा ये तो हो गया डीबी की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, ये रहा, और हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लिख दूं, आर, और हाइपोटेनियस के यहाँ पे क्या लिख दूं, स्मॉल आर। कौन है भाई, तो हमने डीबी की वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन की यहाँ पे क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है भैया, आर, और हाइपोटेनियस क्या है भैया, स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू अपने को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा, इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए बाहर कौन कौन आएगा, म्यू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आइडियल आर अपॉन में, नीचे क्या होगा, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब होगा, आर स्क्वायर और आर आर क्यूब हो जाएगा। अब जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट कौन कौन है, अच्छा रिंग लिख दो यहाँ पे। तो क्या आएगा भैया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, और 4 पाई आर क्यूब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, केवल डीएल। डीएल क्या है भैया, रिंग का छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट की लंबाई, करंट कैरिंग एलिमेंट की लंबाई। अच्छा डीएल है। अगर आप सारे डीएल को जोड़ दोगे रिंग पे प्रेजेंट तो किसके बराबर आएगा, रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल रिंग में जितने भी डीएल है, डीएल कहां पे होंगे, रिंग के सरकमफेरेंस पे। तो सारे डीएल को अगर जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, रिंग का सरकमफेरेंस ही तो आएगा। तो हमने क्या कर दिया, सारे डीएल को जोड़ दिया, और सारे डीएल को जोड़ने पर क्या आएगा, रिंग का 2 पाई आर, 2 पाई आर आएगा इसकी वैल्यू। तो इधर आ रही है, ये सॉल्व कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और क्या होगा 2 पाई, ये हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई, देखिए भैया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर और आर दोनों है ना, और 4 पाई
4 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अच्छा थोड़ा ये अब रख तो जा, ये सबसे मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, बीपी इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 2 पाई से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 बार गया। तो ये क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल्स टू में क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 आर क्यूब। अच्छा आर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भैया आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 बाय में 2। क्या होगा, आर की वैल्यू तो हमने क्या लिख दिया, बीपी इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, स्मॉल आर की यहाँ पे क्या लिख दिया, ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 बाय में 2। ये तो आर की वैल्यू होगी, लेकिन हमें पता है इसकी पावर 3 भी है, तो क्या लिख दिया 3। तो ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल वगैरह में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, ये क्या होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2, 1 बाय में 2 इंटू में 3। तो क्या ये हो जाएगा, पहला पार्ट तो ये है, इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होना है। इसका एक दूसरा पार्ट है जो केवल डेरिवेशन तक ही करना है, मतलब आपकी डेरिवेशन खत्म हो चुकी है यहीं पे, आपकी डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट ये यूज होता है और एक और यूज होने वाला रिजल्ट है। देखिए उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो 5 का एक छोटा सा टॉपिक है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं जस्ट। ठीक है, बाद में चैप्टर नंबर 5 में उसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भैया हमने देख लिया, क्या देख लिया, वी नो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट 2 पाई आर स्क्वायर और क्या था आई अपॉन में क्या था, नीचे क्या था 4 पाई, नीचे था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2। यही था ना, यही आया था, स्मॉल आर क्यूब था, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक लूप है जिसके ऊपर करंट क्या आई है, इसका एरिया क्या ए है, तो इसके पास एक क्वांटिटी होती है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसे, वो करंट इंटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर आती है, करंट इंटू में एरिया के बराबर आती है। अब होती क्या है, ये भी नोट में लिखना, ये होती क्या है, तो भैया इसे कहता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लूप, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता, करता क्या ये, तो इसके बारे में खैर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूं, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है कैपिटल एम से लिखते हैं उसको, किससे लिखते हैं, ये करंट इंटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर आती है। अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो लूप उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसकी वैल्यू एम की वैल्यू जितनी कम होगी वो लूप उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ गया, तो इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। किसी भी मैग्नेट का या मैग्नेटिक लूप की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल एम से लिखते हैं, और ये क्या होता है, करंट इंटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहां पर आपका लूप सर्कुलर है, फॉर सर्कुलर लूप के लिए एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर लूप हो, सर्कुलर के लिए रेक्टेंगुलर लूप हो तो ये क्या होगा, एरिया क्या होगा एल इंटू में बी। ठीक है, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये एरिया बदलता रहता है बाकी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बाकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो भैया ये क्या होगा, बीपी इक्वल्स टू में वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, खैर पढ़ाऊंगा इसको आगे, अभी तो इतने ध्यान रखो। म्यू नॉट 4 पाई को अलग लिख दो, 2 को अलग लिख दिया, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसकी रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, ये एरिया हो गया, ये क्या हो गया करंट आ गया, अपॉन नीचे क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2। ठीक है भैया, ए इंटू में आई क्या होता है एम होता है, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई। ये आपका एनसीईआरटी में रिजल्ट क्या रखा है, ये देखा। ठीक है भैया, इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल इसी फॉर्मूले का होता है, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, देखिए भैया प्लीज, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय
राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, और कर्ल फिंगर क्या होगी? क्या होगी? करंट होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए करंट आपका ऐसा है, ऐसे बना दो लूप, ठीक है, लूप आपकी ऐसी है, और करंट उसमें आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, याद है? और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोलैरिटी बनी है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? हमेशा बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, अच्छा करंट आपका कैसा है? इसमें क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो साउथ पोलैरिटी रहेगी, तो किसी भी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इस तरीके से रहेगी। ठीक है, समझ गया? स्पेशल केस, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, इफ पॉइंट पी, पॉइंट पी पॉइंट पी लाई नियर द सेंटर, नियर द सेंटर ऑफ रिंग। कह रहा है जो पॉइंट पी था ना, जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये इस सेंटर के पास में आ जाए, रिंग के सेंटर के पास में, तो ये ए की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो जाएगी। अगर ये पॉइंट पी जो है वो ओ के पास में आ जाए, तो जो ए है वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स में जीरो। अब ए जीरो कर दिया, तो इस वाले रिलेशन को लेना हमें, इस वाले रिलेशन को, और इसमें ए की वैल्यू जीरो करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? आपको पता वी नो मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। हमने क्या कर दिया? ए को जीरो कर दिया, तो क्या आएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा? टू आर स्क्वायर ऐसी लिख दीजिए, ए की वैल्यू को क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए, पावर 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या होगा? टू आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, आर स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा? आर की पावर 3। क्या होगा? आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर की पावर अगर मैं 3/2 लिख दूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 तो बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ये क्या होगी भैया? ये आपने देख याद होगा आपको, ये मैंने निकलवाई थी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। क्या आई थी? आप ये बात तो वही हुई ना। अगर पॉइंट पी ओ के बहुत पास में आएगा, तो ये सर्कुलर लूप के सेंटर पे आ गए, और सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल रखी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। पीछे याद होगा, तो हमने वही तो किया है कि अगर पॉइंट पी ओ के पास में आएगा, तो इसका मतलब सेंटर पे चला गया। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ये हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ आता है, ग्राफ, ग्राफ बी वर्सेस ए के बीच का ग्राफ। ए क्या है? रिंग के सेंटर और पॉइंट पी के बीच की दूरी। ठीक है, ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से आप इधर जा रहे हो, यानी ए की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ये सेंटर से आप इधर जा रहे हो, फिर भी ए की वैल्यू को बढ़ा रहे हो। ठीक है, ए यही तो था, ये वाली दूरी थी। तो भैया अगर मान लीजिए हम सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है? रिंग के सेंटर पे। कहां पे होती है? आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी? रिंग के सेंटर पर, यानी ए की वैल्यू जब क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, जैसे ही आप ए की वैल्यू को बढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि नीचे वाली टर्म क्या होगी? देखिए ए की वैल्यू बढ़ाओ, ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो नीचे वाली टर्म क्या होगी? ये बढ़ाओगे तो नीचे वाली टर्म क्या होगी? बढ़ेगी, और नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी। जानते हैं भैया, ए को बढ़ाने पर, ए को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? लगातार कम होने लगती है। ए को बढ़ाओ, ए स्क्वायर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो किस तरीके से कम होगी? इस तरीके से।
सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है? रिंग के सेंटर पर, और उसके बाद जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, एक तरफ से पीडीएफ बना करके, अब मतलब 15-20 क्वेश्चन है और 15-20 मिनट में ही हो जाएंगे। बस क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम लगेगा, आंसर लिखने में टाइम लगेगा, सारे के सारे। आपको रूल 3 ही पता है तो अच्छा, ये भी ध्यान रखना। दोबारा से एक बारी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने 90 एंगल लिया है, ठीक है, ये रिंग थी, ये क्या था? करंट कैरिंग एलिमेंट था, ठीक है, आइडियल था। और इसकी द्वारा बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सर्कुलर होती है। क्या होती है? सर्कुलर होती है। तो ये पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट क्या? पी। अच्छा, जो जो लूप पास हुई होगी, तो इस पॉइंट से लेके उसकी, देखो पीछे आ जाओ ना, ठीक है, ये आपका इस तरीके से था, इसने ऐसे लूप बनाना चालू किया, एक लूप यहां से पास हुई, तो ये क्या है? उस लूप की रेडियस है। और यही क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट और पॉइंट के बीच की दूरी है, ये रेडियस है। अच्छा, किसी भी लूप के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तो क्या करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो? ये रेडियस है, ये उसी लूप की क्या है? टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। क्या बनेगा? 90 डिग्री का, है ना। उसके बाद फिर रिजोल्व ही तो किया है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सारे रूल पता होने चाहिए। जैसे आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके राइट हैंड थंब रूल लगता है, वहां पर थंब क्या होता है? करंट होता है, और कर्ल फिंगर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन एक लूप की बात करूं, लूप किसी भी शेप की हो सकती है, तो उसका जो करंट होगा वो क्या होगा? कर्ल फिंगर होगी, और थंब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितने भी आपको करा रखे हैं, करंट कैरिंग लूप हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, और ये जो भी है, इनकी जो डायरेक्शन है वो ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन और फॉर्मूले दोनों ध्यान रखना, तब आप क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेरिवेशन वाली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में मैं एक बारी 5 मिनट के अंदर रिवीजन करा के फिर आगे आपको बढ़ूंगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।